गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? मस्त। तो आज का लेक्चर हम लोग, मैंने जैसा आप लोगों को कल बताया था कि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो बेस्ट यूज़ है वो ये है, क्योंकि देखो हमने ना 5 एक टॉपिक कवर कर लिए पॉलिटी के अंदर। कौन कौन से कर लिए? एक तो हमने आपका फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिया, दूसरा हमने आपका इमरजेंसी के प्रोविजंस कर लिए, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया, उसके बाद आपका कैग कर लिया है, और आपका इलेक्शन कमीशन, यानी कि 6 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने 6 के 6 टॉपिक लेक्चर्स की वीडियोस देख रखी हैं और आपको, या आपने वीडियो लेक्चर नहीं भी देख रखी हैं, आपको पता है, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को देखो और इसके आंसर्स को, पहले वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, पॉज करो, आंसर लिखो, एंड देन लास्ट में चेक करो और देखो आप कितना स्कोर करते हो। बेसिकली इसमें आई थिंक 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपका अगर स्कोर बोर्ड जो है वो अगर 30+ आ रहा है तो दैट्स मीन यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग फैबुलस, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा कर रहे हो और कीप गोइंग इट। और अगर आपका नहीं आ रहा है इतना स्कोर, 30 से प्लस नहीं आ रहा है और उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो देखो कौन से प्रोविज़न में कहाँ पर डाउट है या कहाँ पे आपने रिवाइज नहीं करा है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन में एंजॉय करो। एक और चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब बात क्वेश्चंस को करने की आती है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में मदद करेगा। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इसलिए प्रैक्टिस क्लासेस मत मिस करा करो। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इन टॉपिकों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा 19 उपलब्ध कराता है? क्या उपलब्ध कराता है? तो आर्टिकल 19 जो है वो 6 तरीके की स्वतंत्रताओं को क्या करता है? उपलब्ध कराता है। मैंने जैसा आपको बताया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, ठीक है। आपकी क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता के यानी संचरण की स्वतंत्रता देता है, भाई आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी आप रह सकते हो। इस तरीके की 6 स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है आपका आर्टिकल 19। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो आपको पता है कि वैसे भारतीय संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार दिए गए थे, पर एक मूल अधिकार को हटा दिया गया था, तो 6 मूल अधिकार बचे, जिसमें से विधि के समक्ष जो है वो आता है आपका किसमें? आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है जी। और अस्पृश्यता आता है किसमें? आर्टिकल 17 के अंदर। और संगठन और संघ बनाने का अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 19 के अंदर। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? निजता का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निजता। ये निजता मतलब इंग्लिश वाले बच्चों अगर कोई देख रहा हो तो प्राइवेसी जो होती है, ठीक है, कि आप अपनी बातों को अपने तक रख सकते हो, मेरी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे, इस बात को किसने करा? उच्चतम न्यायालय ने क्या करा? इसको स्पष्ट किया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध संदर्भ है। बोला गया कि भाई आप जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उसको क्या नहीं करवा सकते? आप नौकरी नहीं करवा सकते। ये कैसा अधिकार है? तो भाई ये कैसा अधिकार है? एक मूल अधिकार है। ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में आता है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये टोटल आर्टिकल इसका कौन सा है? आर्टिकल 23 और 24। या तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है बात? यानी यहाँ पर 2 बातें करी गई थी। एक तो 24 में आपने देख ही लिया क्या बात करी गई थी। एक 23 में बोला गया था बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। छोटे बच्चे मतलब कितने? जिनकी उम्र 14 साल तक है, क्योंकि उनको क्या दिया गया है? राइट टू एजुकेशन दिया गया है। यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना कंपल्सन है, यानी देना ही देना है। आप शिक्षा से उनसे वंचित नहीं रख सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करी जाएगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है?
तो ध्यान से समझ लेना, जो अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है वो दी गई है किस आधार पर? कुल जनसंख्या समुदाय के अनुपात पर। उनका जितनी जनसंख्या समुदाय है उसके आधार पर अल्पसंख्यकों को तय किया गया है। ठीक है, इस आधार पर क्या करा गया हमारे यहाँ पर? आपके अल्पसंख्यकों को डिसाइड किया गया है। अच्छा, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार काम करता है? तो याद रखना, आर्टिकल आपका कौन सा? आर्टिकल आपका 29 और 30। 29 और 30 जो है वो किस चीज के ऊपर काम करता है? आपके अल्पसंख्यकों के ऊपर काम करता है, आर्टिकल 29 और 30। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? ठीक है, यानी कौन सा वो अधिकार है, यानी किस अधिकार से हमें अपने मूल अधिकारों का संरक्षण मिलता है? अगर ये अधिकार ना हो तो मौलिक अधिकारों का वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये अधिकार कौन सा भैया? ये है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें हमने बात करी थी कौन से? याद है आपका आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 32 में। ये क्या कहता है कि अगर किसी के समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षिक और संस्कृति का अधिकार अगर भाई कोई नहीं देता है, सरकार नहीं देती है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या माना गया है? संरक्षक माना गया है। वो क्या करती है? वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है किस चीज को? आपके मौलिक अधिकारों को। बात यहाँ पे क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सशरीर प्रस्तुत किए जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? और रिट कहाँ पर दी गई है? आपका आर्टिकल 32 के अंदर रिट दी गई है। और ये बात कहाँ पर है? बंदी प्रत्याशीकरण में। बंदी प्रत्याशीकरण क्या कहता है कि जिसे भी आपने क्या कर रखा है? अरेस्ट करके रख रखा है, उसको जल्द से जल्द क्या करो? आप कोर्ट के सामने पेश करो। अच्छा, किस मामले में नहीं कर सकते? अब मान लो कि किसी ने मर्डर करा है, उसे कोर्ट ने क्या कर रखी है? सजा दे रखी है 5 साल की, और आपने क्या करा है? आप जाके बंदी प्रत्याशीकरण की क्या कर रहे हो? अपील कर रहे हो कि भैया इनको छुड़वा दो। उस मामले में नहीं छोड़ सकते, ये कह के कि दैहिक स्वतंत्रता है। ऐसा थोड़ी ना है, मजाक चल रहा है क्या भाई? जो क्राइम करेगा कानून के अंदर दायरे में अगर किसी को क्या करा गया है? अरेस्ट किया गया है, तब तो कोई बात नहीं। और अगर वो गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया गया है, तब उसके लिए सशरीर प्रस्तुतिकरण के लिए क्या करा जाएगा? हैबी कॉर्पस यानी बंदी प्रत्याशीकरण का क्या करा जाएगा? उपयोग करा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? चलें आगे बढ़ें। भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में सामान्य पहुंच से संबंधित है? यानी कि कहीं दुकान में जाना हो, आपको बात वगैरह लेने जाना हो, किसी होटल के अंदर जाना हो, तो आप कौन से अधिकार से इसको कर सकते हैं? तो याद रखना, आपके पास वो अधिकार है, उसके अधिकार का नाम क्या है? समानता का अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल से डील करता है? तो ये आर्टिकल आपके 14 से लेकर के 18 तक डील करता है। क्लियर है बात? यहाँ पर क्या कहा जाता है कि किसी भी जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जाने से किसी को भी क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? चले आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी आती है? तो आपको पता है प्रेस की आज़ादी किसके अधिकार के तहत आती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। आप अपनी बात, प्रेस क्या करती है? अपनी बातों को व्यक्त करती है, जो उसको लगता है कि देश में चल रहा है, जो उसे इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसको क्या करती है? व्यक्त करती है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 19 के अंदर लिखा। एक बात और ध्यान रखो, इस समय जो प्रेस है वो तो सिर्फ क्या कर रही है? समझ गए ना? मोदी जी कर रही है, तो स्वतंत्रता है, उसे भी आज़ादी है, जो मर्जी वो करे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है। कितनी आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के पास? बिल्कुल सही, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। कौन कौन सी? एक राष्ट्रीय, दूसरी कौन सी है? दूसरी संवैधानिक, और तीसरी कौन सी है? वित्तीय। ये 3 तरीके की आपातकाल शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति उसे अपनी मर्जी से कभी भी लगा सकता है? नहीं, उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मंत्री परिषद की। और वो भी कैसी? उसे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर लिख करके देंगे तभी वो अपनी इस पावर का यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भैया मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। जबकि रिट जारी करने की जो पावर होती है वो दोनों के पास होती है। उच्चतम न्यायालय जो जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अंदर जारी करता है,
और आपका क्या कहते हैं उच्च न्यायालय जो जारी करता है वो करता है 226 के अंदर। ठीक है, चलो। नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कब आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसको लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद आपके मूल अधिकारों पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, और इस समय आपके संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ डाल दिया गया? 301 के अंदर, और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी। क्लियर है बात? चलो, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आ रही क्वेश्चन में मजा आ रहा है? मजा? अगर मजा आ रहा है तो आंसर प्लीज बताओ। मतलब वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपने वीडियो ऐसे 2 मिनट देखी और फिर चले गए, 2 मिनट देखी, मजा नहीं आ रहा है। मजा कैसे, मतलब क्या आएगा मजा? मैं अब मुजरा थोड़ी ना कर दूंगा आपके लिए, है ना, या पोल डांस कर दूं। भाई पढ़ोगे आप, क्वेश्चन के आंसर दोगे, आपके आंसर सही होंगे तो आपको मजा आएगा, आपके आंसर सही नहीं हो रहे आपको मजा नहीं आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक, और कोई लॉजिक थोड़ी ना है। समझ रहे बात को? चलो, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा सामान्य संरक्षण प्राप्त है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके अधिकार के अंतर्गत? तो ये है भैया आपका क्या, कहाँ गया मेरा पेन? मेरा तो पेन ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 जो कहता है वो सेम ही बात यही करता है। मैंने ये बात बता रखी है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो आपको मैंने बताया अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में है? तो भैया इसका आर्टिकल है 17। और याद रखना आर्टिकल 17 आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक किस चीज के बारे में डील करता है? समानता के अधिकार का। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो भाई आर्टिकल 352 जो है वो कहता है कि जब बाहरी आक्रमण हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की क्या करी जा सकती है? घोषणा की जा सकती है। हालांकि ये घोषणा करने के बाद संसद से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। संसद से बिल को क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे संवैधानिक की बात हो रही है वहाँ पे राज्य आपातकाल की बात हो रही है। और राज्य आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है? 356 में, सॉरी 356 में। क्या कहता है ये बोलता है कि जब भी भाई सीएम हो गया या फिर वो गैर संवैधानिक कोई काम करने लगे, ठीक है, अपना काम ढंग से ना कर रहा हो, तो उसके राज्य को क्या करेगी? केंद्र नियंत्रण में ले लेगी। क्या कहेगी? केंद्र तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम्हारे लक्षण दिख ना रहे होने वाले, ठीक है, तो अभी क्या करो, ये राज्य हमको दे दो, ठीक है। और राज्य में क्या करेगा वो? ये मैक्सिमम कितने टाइम तक बढ़ाया जा सकता है? सिर्फ 3 साल तक। क्लियर बात लल्ला? बढ़े आगे। चलो, किस अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाएगा? यानी कितनी अवधि में? थोड़ा सा कहीं गलत लिख दिया गया है, ठीक है, कितनी अवधि में यानी कितने समय के अंदर अंदर? तो ध्यान रखना 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा? आप जो राष्ट्रपति ने संसद में घोषित करी है, जो उसने क्या करा है, आपका आपातकाल लगाया है, उसे संसद से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और संसद अगर बिल को क्या कर देता है? परमिशन दे देता है, पास कर देता है, तो ये आगे फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? तो भैया ये आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और इसी के बाद 44वें संवैधानिक संशोधन से क्या कर दिया गया कि आंतरिक शांति के ऊपर कभी भी क्या नहीं लगाया जाएगा? आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। बात ही खत्म। ठीक है जी। चलो, कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? क्या कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भाई इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो 352 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीचे, एक सेकंड, हाँ, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामलों में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। क्या? भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामलों में से संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। यानी कौन से बहुमत के द्वारा, किस मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आपको विशेष बहुमत की जरूरत है। तो आपको पता है नए राज्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साधारण बहुमत से काम चल जाता है। ठीक है, संसदीय वेतन और भत्ता के लिए हमें साधारण बहुमत ही काम आता है। ठीक है, जो आर्टिकल 368 के अंदर जितने भी क्या होते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन आ गया इसमें, बट कोई नहीं, संवैधानिक संशोधन होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, विशेष बहुमत चाहिए था। विशेष बहुमत तो मैंने जरूर आपको बताया कितना, 2/3। और साधारण बहुमत क्या होता है मेरे लाल, 1/2 + 1। चलो, भारत का राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। किसके लिखित आपातकाल की? तो ध्यान रखना, केंद्र मंत्रिमंडल के लिखित, जब वो लिख करके दे देगा कि ठीक है भैया आप अब क्या करो, आपातकाल की घोषणा कर सकते हो, रिटर्न परमिशन आ जाएगी, तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना आपातकाल लगा पाएगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं लगा सकता। चलो, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी? आंसर है कभी नहीं। आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, पर ये प्रोविजन लिखा कहाँ पर गया है, आर्टिकल 360 के अंदर। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, पर हमारे देश के भी खुशकिस्मती है कि वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, आ जरूर गया है ना। लॉकडाउन की वजह से मतलब लोग गरीबी से ही जूझ रहे हैं बुरी तरीके से। ठीक है, और अभी तो मतलब कुछ सर्वे ने ऐसा बताया कि बाल विवाह अभी बढ़ गया है, और जो बच्चे बेचारे जो गरीब घर के बच्चे थे, जिनकी एजुकेशन इस गवर्नमेंट स्कूल या स्टेट स्पॉन्सर हुआ करती थी, अब उन लोगों के माँ बाप ने उनसे काम ही करवाना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ कई बार गली में वो आते हैं 14-15 साल के, 13 साल के बच्चे सब्जी का ठेला लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई और वित्तीय नुकसान तो हुआ ही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कोविड बहुत बड़ा जिम्मेदार है, कोविड ही जिम्मेदार है। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायक द्वारा पारित सभी धन विधायिका को किसके विचार के लिए आरक्षित किया जाता है? देखो, धन विधायिका जो पास होगी, ठीक है ना, उसको क्या करा जाएगा, जब राष्ट्र क्या लगा होगा, वित्तीय आपातकाल लगा होगा, तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की परमिशन के बिना उसको क्या नहीं करा जा सकता है, उसे पास नहीं किया जाएगा। इसी का तो मतलब है ना कि भाई क्या लगा दिया हमने, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, जहां पर पूरी की पूरी वित्तीय व्यवस्था किसके हाथ में चली जाती है, केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। निर्वाचन आयोग का के, ये क्या होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, का के कु, क्या लिखता है मेरा टाइपराइटर भी, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन सही नहीं है? तो देखते हैं जरा भाई। देखो, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय तो है, क्योंकि ये कौन से आर्टिकल में आता है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, और ये पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। अच्छा, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगम के चुनाव, राष्ट्रपति का तो सही है, उपराष्ट्रपति का भी है, पर नगर निगम के चुनाव आपका निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। अच्छा, संविधान के 324 में आता है, ये भी बात सही है, और ये अखिल भारतीय, ये भी बात सही है, क्योंकि ये पूरे भारत में कराता है। तो गलत बात कौन सी है, ध्यान से समझ लेना, आपका जो निर्वाचन आयोग होता है वो नगर निगम और पंचायत के चुनाव नहीं कराता। अब आप कहोगे सर इसे कौन कराता है, तो भैया इसे कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है बात? चलो, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संवैधानिक संशोधन या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? बहुत ही सिंपल है, 42वें संवैधानिक संशोधन को, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ, और इतने संविधान, इसमें इतने संशोधन किए गए कि इसको क्या बोल दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों के रूप में होने से संबंधित है? यानी क्या कहने का मतलब है, हमने अभी बात करी थी राइट टू एजुकेशन की, और वहाँ पे हमने बात करी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए।
और इसी एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके अंदर क्या करा गया, इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकार में जोड़ दिया। आर्टिकल 21A के अंदर बोला गया कि भाई हर बच्चे का हक है शिक्षा देना। और ये कौन से में आता है, 86वें संवैधानिक संशोधन शायद 2002 में हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। देखो आज जो शिक्षा के ऊपर काम किया जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो विजनरी प्लान है। यानी आज अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन सुधार रहे हो तो इंस्टेंटली आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम इंस्टेंट ही आपको एकदम इफेक्ट दिख जाएगा, 2 मिनट की नूडल्स नहीं पक रहे हैं। पर आज के बच्चों की जो शिक्षा की नींव अच्छी होगी तो आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देखेगा, वो साइंस के अंदर नॉवल ला करके देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। ये आज कुछ नहीं दिखता पर ये आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद दिखता है। ठीक है, तो विजनरी प्लान है। एजुकेशन पे जिस भी देश ने काम किया है वो ओवर अ पीरियड काम करना पड़ेगा, ओवर अ नाइट कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर बात? चलो, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं कराया है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को देता है। क्या मतलब होता है, जब संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हो, संसद ही ना चल रही हो, संसद क्या ना हो, फंक्शन में ना हो, और लगता है राष्ट्रपति को कोई कानून पारित करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति अपनी 123 आर्टिकल 123 की पावर को यूज करके क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो मैक्सिमम कितने टाइम तक वैलिड रहता है, 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर संसद को उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा संसद के अंदर से। अगर वो पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और अगर नहीं पास होता है तो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। क्लियर बात? चलो, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ते हैं? ईवीएम आपको पता है, मैंने बता रखा है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसमें सबसे ज़्यादा वोट कितने पड़ते हैं, 3840। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में पेश किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है। क्या होता है, सभापति होता है। किसका भाई, वो किसका सभापति होता है, वो राज्यसभा का होता है। ठीक है, अच्छा, और सभापति जब राज्यसभा का होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको हटाने की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो कहाँ से होती है, राज्यसभा से होती है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? यानी जब वो चुनाव करवाता है तो उसमें से कौन सा चुनाव नहीं करवाता? मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा चुनाव नहीं करवाता है, वो राज्य के पंचायत और नगर निगम पालिका का चुनाव नहीं करवाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? भाई देखो, आपको मैं पहली बात बता दूं, ईवीएम में जो मैक्सिमम कैंडिडेट की संख्या है वो 64 है। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के एक इलेक्शन में 1044 लोग भी खड़े हुए थे एक ही विधानसभा से। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, तो क्या वो बोल देगा भाई 64 से ज़्यादा लोग ना लड़ें? बिल्कुल नहीं, ये बात तो नहीं कह सकता। तो क्या वो दूसरी ईवीएम का उपयोग करेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें भी तो 64 ही होंगे। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, ये क्या करेगा बेसिकली, ये इस चुनाव पर क्या होगा, ईवीएम की जगह पर क्या यूज़ करा जाएगा, वैलेट बॉक्स यूज़ किया जाएगा, वही सेम पेपर वाला तरीका। ठीक है, और ईवीएम को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ईवीएम पे तो सिर्फ मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 64 लोग। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा ही टफ क्वेश्चन है भैया ये तो। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन करता है? और कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करता है। ठीक है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसे लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्य विधायिका का भी सदस्य हो सकता है, ये बात तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। हालांकि उपराष्ट्रपति की मिनिमम एज क्या है, सॉरी हाँ, मिनिमम एज क्या है, 30 साल। अगर उसने 30 साल पूरे नहीं करे हैं तो बन नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों को कौन जांचता है? सेम क्वेश्चन, सेम बात, इसे भी कौन देखता है? आपका उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए
किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। भाई मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई थी, मतलब मैं अपनी क्या ही तारीफ करूं, बट फिर भी अच्छी बनाई थी और मैंने वहाँ पे समझाया था कैसे हटाया जाता है। पर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है भैया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी क्या कर दिया जाता है, इसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। खास करके एक बात याद रखना, इसकी सैलरी भी कैसी होती है, उच्च न्यायालय के बराबर ही होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में नहीं पढ़ना भूल जाते, कई ज़्यादा बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, अभी चीर देंगे पेपर, फाड़ देंगे, इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो पेपर ढंग से पढ़ते नहीं और फिर कहते हैं भैया का होगा। ठीक है, तो पेपर को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। ये भारत लेखा और नियंत्रक का प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये नियंत्रक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर काम करता है, नहीं जी। ये सार्वजनिक फंडों का संरक्षण होता है, बिल्कुल सही। और इसे शॉर्ट में महालेखक परीक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है आपको पता चली गया है। ये केंद्र नहीं, ये राज्य सरकार के लिए भी काम करता है, राज्य सरकार की भी क्या कर सकता है, किसी भी अकाउंट को चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी हटाया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। थक तो नहीं गए, कितने क्वेश्चन रह गए, एक सेकंड को बाल को एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ओह लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या बात है, खुशी का माहौल दौड़ उठा है बालकों में। चलो बताओ, निर्वाचन आयोग, एक सेकेंड पेन कहाँ चला गया, क्या बोला, निर्वाचन आयोग का सदस्य चुनने जाने के लिए कौन सी अहित्र संविधान में दी गई है, यानी अर्हत्य मतलब, अरे हिंदी में क्या है, मतलब कौन सा फीचर दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के बारे में उसे कौन चुन सकता है, कैसे चुना जा सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये कौन चुनता है इसको, राष्ट्रपति चलता है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। और ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है आपका, राष्ट्रपति। क्लियर है बात यहाँ पर। तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। आई थिंक 40 क्वेश्चन हमने करे हैं। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझे ये बात बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।